हेलो गाइस, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। गाइस, आज हम यहां पर जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वह अरावली पर्वत श्रृंखला और उसमें होने वाले अवैध उत्खनन के कार्यों से संबंधित है। तो ये न्यूज़ में क्यों है, चलिए हम इसे सबसे पहले देखते हैं। तो गाइस, न्यूज़ है अलाउ अस टू रिज्यूम माइनिंग ऑन अरावली हिल्स हरियाणा। देखिए, पिछले सप्ताह की बात है, लगभग काफ़ी समय से ये मामला सुर्खियों में बना हुआ तो है ही, लेकिन पिछले सप्ताह की एक अपडेट ये थी कि हरियाणा राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस बात की अनुमति मांगी थी कि वे उत्खनन कार्यों को अरावली पर्वत श्रृंखला में फिर से अपने क्षेत्र में शुरू कर सकें। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया था कि कोरोना महामारी के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था में बुरी तरीके से गिरावट आ गई है। ऐसे में खनन के कार्यों के जरिए वे अर्थव्यवस्था को वापस से बहाल करने का प्रयास करना चाहते हैं। तो ये पूरा मामला था अभी हाल की ही खबरों के मुताबिक। तो क्यों आया ये मामला सामने और इन्होंने इजाज़त मांगी, इसका मतलब ये है कि इस क्षेत्र में पहले सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक रोक लगाई गई थी खनन के कार्यों में। तो ये पूरा मामला क्या है, इसे हम आज की खबरों के अनुसार डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके डायमेंशंस को देखते हैं। तो इस पूरे टॉपिक में हम सबसे पहले बात करेंगे इसके बैकग्राउंड को लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के अरावली पर्वत श्रृंखला में जो खनन कार्य होते हैं उनको लेकर के रोक क्यों लगाई थी, कब लगाई थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद अरावली की स्थिति को देखेंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, क्या इसका पूरा ज्योग्राफिकल लोकेशन है। इसके बाद अरावली श्रृंखला के हम महत्व को समझेंगे कि क्यों इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ करके कोई ऐसा निर्णय लिया। इसके अलावा राज्य सरकारें क्यों इसके खनन को लेकर के इतनी ज़्यादा आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। इससे जुड़े चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, यानी खनन कार्यों की अगर अनुमति नहीं दी गई है तो क्या ऐसे रीजंस रहे हैं, उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि क्या इसका सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या आगे की राह हो सकती है और अंत में एक सवाल को हम शामिल करेंगे मेंस के स्तर पर। तो गाइज, ये टॉपिक चूंकि पर्यावरण से संबंधित है इसलिए इसे हम जीएस के स्तर पर पेपर 3 में शामिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अरावली का जो पर्वत श्रृंखला का जो पूरा क्षेत्र है वह पर्यावरण के लिहाज से बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। ऐसे में उस क्षेत्र में काफ़ी समय से अवैध खनन की गतिविधियां की जा रही थी और ऐसी काफ़ी सारी न्यूज़ भी न्यायालय में ऐसे मामले दर्ज किए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2002 की घटना है, इस क्षेत्र की खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जो हालांकि इस क्षेत्र के लिए ऐसे खनन कार्यों पर रोक लगाई गई थी जो सरकार के द्वारा अनुमति प्राप्त थे। लेकिन इसके बावजूद इस क्षेत्र में अवैध खनन छुपे रूप से जारी रहे और उसके बारे में भी रिपोर्ट्स आती रहीं। ऐसे में हरियाणा सरकार ने पंजाब भूमि परिरक्षण हरियाणा संशोधन विधेयक 2019 को पारित किया और इसके जरिए उन्होंने अवैध कार्यों को वैध बनाने की एक कोशिश की और इसके अलावा उन्होंने इसमें इस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई और खनन के कार्यों को मंजूरी देने की बात कह दी। जब ये संशोधन पारित हुआ तो इसके चलते फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ कई पर्यावरणविदों ने इसका रुख किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को राज्य को लेकर के इस बात को कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर रोक लगा रखी है, ऐसे में राज्य का यह कानून न्यायालय की अवमानना के रूप में देखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को न्यायालय की अवमानना बताते हुए इसके बहुत सारे प्रावधानों को रोक दिया और सरकार से इस बात को कहा कि आप ऐसे कार्यों को अभी के लिए, जबकि खनन कार्यों पर रोक लगी हुई है और यह पर्यावरण से संबंधित बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, तो आप इस कार्य को अभी के लिए रोक के रखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अरावली की स्थिति क्या है और इसका पूरा विस्तार कहाँ तक होगा। तो अरावली दरअसल गुजरात के हिम्मतनगर से हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक फैला हुआ है, जो ओवरऑल लगभग 720 किलोमीटर तक का पूरा एक एरिया है। अभी आगे हम इसे मैप में देखेंगे। अगर इसकी आयु की बात करें तो कार्बन डेटिंग से कुछ आंकड़े निकल करके आते हैं कि इसकी जो टोटल आयु है, अभी कुछ इससे जो खनिज संसाधन प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर इसका एक अनुमान लगाया गया है। तो इस रेंज की तांबे और अन्य धातुओं की खानें लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की तो है ही, ऐसा कार्बन डेटिंग के आंकड़ों से पता चला है। ठीक है गाइस। तो गाइस, अब हम बात करें इसकी विशेषताओं के बारे में। तो गाइस, यह एक वलित पर्वत है, साथ ही एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में भी मौजूद है, यानी कि पर्यावरण के चलते इसमें बहुत सारी इसकी पहाड़ियों का क्षरण हो चुका है और इसके अलावा जो अवैध खनन के कार्य हैं उनके चलते भी बहुत सारी पहाड़ियां लगभग यहाँ से नदारद हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 300 मीटर से
900 मीटर के बीच में इसकी औसत ऊंचाई मानी गई है। इसके अलावा इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो ये था इसके बारे में कुछ मोटा मोटा आइडिया। अगर हम इसे मैप में लोकेट करना चाहें तो आप इस मैप में देख सकते हैं, यह पूरी रेंज अरावली की है, जिसके पश्चिमी क्षेत्र में थार मरुस्थल है और पूर्वी क्षेत्र में गंगा का मैदान है। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है पर्यावरण के लिहाज से। साथ ही यह पर्वत श्रृंखला अपने आप में जो थार मरुस्थल है उसका जो विस्तार है वह पूर्वी क्षेत्रों तक होने से यह पर्वत श्रृंखला रोकती है। तो अभी हम इसके महत्व में इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं इस पर्वत श्रृंखला के महत्व के बारे में। तो यह पर्वत श्रृंखला जैव विविधता से समृद्ध है। यहाँ पर बहुत सारी बड़ी संख्या में विलुप्त होने वाले जीव जो विलुप्ति के कगार पर हैं वे भी मौजूद हैं। साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में अन्य वन्य जीव और संसाधन मौजूद हैं। यहाँ लगभग 300 स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ मौजूद हैं और लगभग 120 पक्षियों की प्रजातियाँ मौजूद हैं। इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बनास, लूनी और साबरमती सहित और भी बहुत सारी नदियों का इसे उद्गम स्रोत माना जाता है। हमने बात की थी मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक है। तो अभी यहाँ पर मैप में हम समझ सकते हैं कि ये जो थार का मरुस्थल है, इस मरुस्थल का विस्तार यहाँ पर ये रेंज अपने जरिए रोक देती है। ऐसी संभावना जताई जाती है कि अगर यह पहाड़ी ना होती तो थार का मरुस्थल यहाँ पर पूर्वी मैदानों तक भी इसकी रेत पहुँच जाती। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस पर्वत श्रृंखला के महत्व को समझने के लिए। इसके अलावा इसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वह है पूरे क्षेत्र के लिए भूजल के रिचार्ज को लेकर के, यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज। चूँकि ये अपने आप में पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर बहुत सारे वन मौजूद हैं, ऐसे में जब बरसात होती है तो ये बहुत सारे पानी को ज़मीन के अंदर पहुँचाने में मदद करता है। इसी तरीके से प्रदूषण पर नियंत्रण करना इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका कार्य माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में जो बहुत ज़्यादा पर्यावरण से संबंधित प्रदूषण के आंकड़े आते हैं, तो ये पर्यावरण का जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, इसको इस पर्वत श्रृंखला में मौजूद वनों के द्वारा सोख लिया जाता है। यानी ये एक फेफड़ों के रूप में कार्य करता है दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में मौजूद प्रदूषण के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पर्वत श्रृंखला का यहाँ पर, पर्यावरण के लिहाज से भी, साथ ही प्रदूषण के लिहाज से भी। अब अगर पर्यावरण पर प्रभाव की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत और इसके आसपास के क्षेत्रों की जलवायु पर इसका विशेष प्रभाव है। यानी इसकी मौजूदगी इस क्षेत्र के आसपास जो भी जलवायु की स्थितियां बनती हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा कहा गया है कि सर्दी के महीनों में उपजाऊ जलोढ़ नदी घाटियों को मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भी रोकता है। साथ ही यह पर्वत श्रृंखला मानसून के मौसम में जो बादलों की स्थिति है उसको उत्तराखंड के नज़दीक भेज करके जो उप हिमालयी नदियां हैं वहां पर वर्षा की मात्रा की उपलब्धता बढ़ाता है। साथ ही उसी नदी के जरिए उत्तर भारत के मैदानी भागों में जो नदी के में मौजूद जल की मात्रा है उसमें भी वृद्धि होती है। तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब इसमें जो क्षरण हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है समझना। पहली बात तो ये कि हरियाणा, जिसने अभी सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक याचिका दायर की है कि हमें उत्खनन की गतिविधियों की इजाज़त दे दी जाए, वो अपने आप में किस तरीके से एक गंभीर मुद्दा बन सकता है, इसको समझने के लिए देखिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2013 की रिपोर्ट भी बताती है कि हरियाणा में वन आवरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3.59% है, जो कि अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में अगर यहाँ पर निर्माण की गतिविधियों की इजाज़त दे दी जाएगी और वनों के कटाव की इजाज़त दे दी जाएगी तो वन आवरण अपने आप में बहुत तेज़ी से घट सकता है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जाहिर की थी। और अरावली रेंज में मौजूद जो वन है उसका हरियाणा के इस क्षेत्र में मौजूद वनों में बहुत अहम योगदान है, यानी इनको भी उसमें काउंट किया जाता है। अब हम बात करें चुनौतियों की, तो सबसे बड़ी चुनौती अवैध उत्खनन को लेकर है। चूँकि पर्यावरण के लिहाज से बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का भी गठन किया था जिसे सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी कहा जाता है। इसकी 2018 की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 1967-68 के बाद से राजस्थान में अवैध खनन के कारण अरावली रेंज का लगभग 25% हिस्सा लगभग गायब हो चुका है। तो ये बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है, साथ ही बहुत चेताने वाली रिपोर्ट भी है कि अरावली की पहाड़ियाँ जो इतनी सारी हैं उसमें लगभग 25% हिस्सा उसका
खत्म किया जा चुका है अवैध खनन के जरिए। ऐसे में माइनिंग को लेकर के जो चिंताएं सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की थी 2002 के बाद से लगातार, ये बहुत अहम मुद्दा इसके लिए बनता है। इसके अलावा जो निर्माण कार्य हैं उनको इजाज़त देना भी बहुत चुनौती भरा कार्य होगा। इसके चलते वनों का कटाव होगा और वनों के कटने से जल स्तर, जो हमने बात की थी ग्राउंड वाटर रिचार्ज की, तो अगर वन नहीं होंगे तो बारिश का पानी फिर से उसके साथ बह जाएगा और वापस से ज़मीन के भीतर नहीं जा पाएगा, क्योंकि पेड़ एक बहुत बड़ा स्रोत होते हैं पानी को ज़मीन के भीतर पहुंचाने में। इसी तरीके से पर्यावरणीय जो क्षरण की स्थितियां हैं वो भी इस पर्वत श्रृंखला के लिए चुनौती बनी हुई है। जैसे कि हमने जिक्र किया था बनास, लूनी, साहिबी और सखी जैसी कई नदियां अब इस क्षेत्र से लगभग विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी हैं और कई विलुप्त भी हो चुकी हैं। हम बात करें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की, तो ये भी जलवायु परिवर्तन का बदलता प्रभाव भी इस पर्वत श्रृंखला के लिए चुनौती बना हुआ है। साथ ही सरकारी उदासीनता, अभी हम शुरुआत से ही हमने टॉपिक को शुरू ही इस चीज़ से किया है कि सरकारों के द्वारा एक छोटे स्तर पर लाभ लेने के उद्देश्य से उनका कहना है कि हम इससे शहरीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो छोटे स्तर पर यानी कि एक लघु स्तर पर शॉर्ट टर्म इससे लाभ तो हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में अगर पर्वत श्रृंखला के जो अन्य लाभ हैं, अगर पर्वत श्रृंखला वहाँ पर मौजूद नहीं होगी तो इसके चलते जो मरुस्थलीकरण की घटना है, नदियों के खत्म होने की घटना है, वनों के खत्म होने की घटना है, तो ये जो ओवरऑल नुकसान होगा ये बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसे में ये एक सरकारी उदासीनता बड़ी चुनौती है। हम बात करें कि क्या किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो यही प्रयास करने होंगे सरकारों को मिलकर के कि अवैध खनन को किस तरीके से रोका जाए। डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे अन्य भी तरीके हो सकते हैं विकास के लिए। ऐसे में एक सतत विकास को किस तरीके से हासिल किया जाए ये समझना होगा राज्य सरकारों को। ऐसे में अवैध खनन पर रोक लगानी बहुत ज़रूरी है। सरकारी प्रयास जो देखने को मिलते भी हैं कुछ अन्य राज्यों में, चूँकि केवल हरियाणा राज्य ही नहीं है जहाँ पर यह पर्वत श्रृंखला मौजूद है, और भी बाकी राज्यों का हमने जिक्र किया, जिसमें से कि राजस्थान में इसकी लगभग 80% पर्वत श्रृंखला मौजूद है। ऐसे में वहाँ पर भी ग्रीन वॉल की एक चर्चा की जा रही है जो पोरबंदर से पानीपत तक बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य होगा कि जो पर्वत श्रृंखला का जो क्षरण हो रहा है उसको रोका जाए, साथ ही अगर थार के मरुस्थल का पूर्वी क्षेत्र में विस्तार हो रहा है तो उसको भी रोकने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में पारिस्थितिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना सरकारों के लिए एक अहम रास्ता हो सकता है। इस बात को ऐसे बहुत सारे असेसमेंट कराए जा सकते हैं और भी रास्ते निकाले जा सकते हैं कि जिसके जरिए इन पर्वत श्रृंखलाओं के जो क्षरण हो रहा है उसको रोका जा सके। इसी तरीके से सामाजिक सहभागिता एक बहुत अहम रोल अदा कर सकता है। सामाजिक सहभागिता का अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि यदि ऐसे खनन के कार्यों को, अवैध खनन के कार्यों को बढ़ावा मिलता है तो जनता खुद से आगे बढ़ करके इनको रोकने के लिए आवाज़ उठाती है। जैसा कि एक आंदोलन अरावली बचाओ अभियान के रूप में हमें देखने को मिला, जब हरियाणा सरकार ने फिर से इन उत्खनन कार्यों को सुप्रीम कोर्ट के जरिए लागू किए जाने की मांग की, तो ये आंदोलन सामने आया जिसमें वापस से पर्यावरणविदों ने और आम नागरिकों ने आगे बढ़ करके कोर्ट में जाकर के इस बात की अपील की कि नहीं, ऐसे कार्यों को रोका जाना ही बेहतर होगा। ठीक है गाइस, तो ये था आज का हमारा टॉपिक का डिस्कशन। अब देख लेते हैं सवाल को कि क्या सवाल इससे संबंधित बन सकता है। तो सवाल है, भारत के भूगोल में अरावली पर्वत श्रृंखला का क्या महत्व है? इस क्षेत्र में होने वाले उत्खनन और निर्माण कार्य किस तरह यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। तो जो हमारा डिस्कशन था उसका मेन फोकस इसी पर था कि अरावली पर्वत श्रृंखला का क्या महत्व है। सवाल भी यही कह रहा है, इस क्षेत्र में होने वाले उत्खनन और निर्माण कार्य किस तरह यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। तो 250 शब्दों में आप इस प्रश्न को, पूरे टॉपिक को समझ करके लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है गाइस, ये था आज का हमारा ओवरऑल डिस्कशन। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।